बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, लाहौर के इलाके जौहर टाउन में जो बम धमाका पेश आया उसके बाद 16 घंटे के अंदर तहकीकात मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 16 घंटों के अंदर तहकीकात मुकम्मल हुई, जिसके बाद ये अंदाज़ा लगाया कि इसके पीछे गैर मुल्की एजेंसियाँ मुलव्वस हैं। हमने तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, 10 पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस हैं। गैर मुल्की जो एजेंसियाँ मुलव्वस हैं उस हवाले से मज़ीद तहकीकात भी की जा रही हैं। ईद गुल को भी पकड़ लिया गया जो मौके पर गाड़ी लेकर पहुंचा, उसके सहूलतकार, इस वाक़े का मास्टरमाइंड, तमाम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसको लेकर राना अजीम साहब ने 24 तारीख को क्या प्रेडिक्शन दी थी, पहले वो मुद्दे हैं, फिर इशू पे बात करेंगे। देखिए, दो चीज़ें मैं आपको बता दूं कि मरकज़ी मुल्ज़म भी गिरफ्तार हो गए। अच्छा, मैं खबर आपको ब्रेक कर दूं कि इस केस के गाड़ी खुद चला के आया, मैं कह रहा हूं कि मरकज़ी मुल्ज़म भी गिरफ्तार हो चुका है। राना साहब, आज हुकूमत ने बाकायदा तौर पर एतराफ़ कर लिया है कि मरकज़ी मुल्ज़िम समेत मज़ीद जो उनके सहूलतकार थे वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। ख़ातीन भी इस वक्त गिरफ्तारी में हैं और उनसे भी तहकीकात की जा रही हैं। अभी तक पेशरफ्त क्या हुई है? ये जो सहूलतकार थे, किसके कहने पर सहूलतकारी की, कितना पैसा मिला, क्या नया ज़ाविया सामने आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, हमने चूँकि ब्रेक कर दी थी, जिस वक्त सब लोग कह रहे थे कि कहाँ से कौन आया, कैसा है, मुल्ज़मों तक पहुँच सकेंगे, नहीं पहुँच सकेंगे, तो याद करें हमने ही इस प्रोग्राम में ब्रेक कर दिया था कि तमाम मुल्ज़मान जो हैं वो गिरफ़्तार हो गया, जिसमें मरकज़ी मुल्ज़म का मैंने हवाला दे दिया था। और मरकज़ी मुल्ज़म कौन था? जो गाड़ी लेकर आया, जिसने गाड़ी खड़ी की। गाड़ी खड़ी करने के बाद वो कहाँ गया, हमने बता दिया था कि लाहौर में कितने बज के कितने मिनट पे दाखिल हुआ, किस जगह पे कितनी देर खड़ा हुआ, उसके आगे कौन आया, कितने लोग उसके साथ थे। या सर, यहाँ पे आपको पता है ना कि बहुत से ऐसे लोग, ऐसे गिरोह मौजूद हैं जो वक्तन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करते रहते हैं और जिनको हमारी मुख्तलिफ सियासी मजहबी जमातें जो हैं वो उसको सपोर्ट भी करती हैं। तो उन्हीं के ताने बाने इनसे मिलते थे, वही सहूलतकार के तौर पर वो लोग इस्तेमाल हुए, यहाँ पर सारा कुछ किया गया। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी पास इत्तला ये है कि इस टारगेट के लिए 1 करोड़ की रकम खर्च की गई और ये 1 करोड़ की रकम सहूलतकारों को, गाड़ी लेके आने वाले को, इन लोगों को दी गई। गाड़ी जो खरीदी गई, जो गाड़ी जिस पैसों से खरीदी गई, वो पैसे अलहदा थे, इसके अलावा थे। और ये सब कुछ क्या था कि उस वक्त में जब FATF का इजलास हो रहा है, उस वक्त में जब पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल माहौल पूरा अमन हो चुका है, तो उस वक्त में इन्होंने ये सब कुछ किया। चूँकि अफ़गानिस्तान के अंदर जो हालात जा रहे हैं उसका मलबा पाकिस्तान पर डालने के लिए, फिर पाकिस्तान के अंदर हालात को ख़राब करने के लिए, आपको पता है कि बाकायदा इस टारगेट के बाद क्या टारगेट था? इस टारगेट के बाद फसादात टारगेट था, मजहबी फसादात किए जाने थे। और ये इस पर बाकायदा इसके लिए इतनी ज़्यादा फंडिंग मौजूद है कि आप सोच नहीं सकते। और इसके लिए मुख्तलिफ लोगों को टारगेट दिया गया था। अभी तक जो तफ्तीश हुई है, क्या वो जो सहूलतकार थे उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि ये धमाका होना है और इस कदर शदीद होना है? किसको टारगेट किया जा रहा है, क्या उन्हें ये मालूम था? जी बिल्कुल मालूम था, कुछ को मालूम था, कुछ को मालूम नहीं था, लेकिन वो इस्तेमाल हुए ना जब आपको कहा जाता है। और दूसरी बात यह है कि यासर, ये हमें आज एक चीज़ तो अप्रिशिएट करनी चाहिए कि IG पंजाब, CTD, CCP और लाहौर डोगर साहब, DIG लाहौर कियानी साहब, इस सारी टीम ने, और पाकिस्तान के ख़ासकर पाकिस्तान के हसासदार ISI MI कि जिनके मतलब मैं बल्कि पाकिस्तानी सियासतदानों से कहूँगा कि जो कुछ आप तनकीद करते थे, आप देखें कि इतनी जल्दी पूरी दुनिया में किसी मुल्क के अंदर भी इतनी जल्दी किसी नेटवर्क को बेनकाब करके नहीं पकड़ा जा सकता जितनी जल्दी ये पकड़े गए। CCP लाहौर वहीं पे रहे, IG पंजाब रेडी राब्ते में रहे, DIG लाहौर वहीं पे रहे। मैं आपको ये बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ, CTD की टीमें वहीं पे रहीं। उन्होंने, आपको पता है कि ये 16 घंटों के अंदर अंदर, इस वकूए के 16 घंटों के अंदर अंदर 90% काम 90% काम मुकम्मल हो गया था। इतनी गिरफ्तारियाँ हो गई थी। ये जो एक औरत की गिरफ्तारी है, मेरे पास शुनीद यह है कि इस औरत को जौहर टाउन के पास एक बड़ी मारूफ सोसाइटी से पकड़ा गया, बड़ी मारूफ सोसाइटी से। इन्होंने इतनी तेज़ी से काम किया, यासर आप सोच नहीं सकते। और हम पुलिस को भी इस पर खराज सलूट पेश करते हैं, खासकर लाहौर पुलिस को जिसने किया, CTD को किया, और पाकिस्तान के हसासदारों को। अब आगे चलते हैं ज़रा कि ये टारगेट एक टारगेट नहीं था सिर्फ, ये टारगेट पाकिस्तान को टारगेट किया गया था।
ये पाकिस्तान के फ़ौज को टारगेट किया गया था, पाकिस्तान की पुलिस को टारगेट किया गया था, पाकिस्तानी कौम को टारगेट किया गया था। और इसके लिए प्लानिंग जो थी पिछले 6 माह से जारी थी, और इस प्लानिंग के लिए मुख्तलिफ लोगों को पेमेंटें दी। कहाँ किया गया? बड़ी प्लानिंग के साथ ये सारा कुछ किया गया था। एक कॉल तो ऐसी थी जो खैबर पख्तूनख्वा के एक बड़े दूर दराज इलाके से आई थी। मैं ये भी ब्रेक कर देता हूँ, और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये सिर्फ 10 अफराद नहीं, और भी अफराद गिरफ्तार हो गए हैं। 25 अफराद गिरफ्तार हैं। इस नेटवर्क को दीगर जो चला रहे थे, इसके बाद ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ गई हैं सर, कि जो आज बात कहते कहते हमारे वज़ीर आला भी और IG साहब भी रुक गए कि इनके से तो ऐसे ऐसे इंकशाफात हो गए हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं। हाँ, ये ज़रूर बात है कि मीडिया को अपना रोल वो अदा करना चाहिए जो पूरी दुनिया के अंदर है। हमने बहुत सी चीज़ें मीडिया ने ऐसी दे दी जिसका जो दूर दूर तक जिनका इस केस से तल्लक नहीं था, उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा मुल्ज़म को पहुँचता है, और मुल्ज़म जो है और तहकीकात को सबूताज कर सके और मुल्ज़िम को फ़ायदा दे सके, ऐसी रिपोर्टिंग से भी इज्तनाब करना चाहिए। राना साहब, मुल्की सियासत पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी एक ख़बर ये है कि हमारा अगर हम जियोग्राफिकल पॉलिटिकल सिनेरियो देखें तो वो चेंज हो रहा है अब अफ़गानिस्तान को लेकर। अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल रोज़ बरोज़ तब्दील हो रही है, वहाँ पे होल्ड हो रहा है तालिबान का, इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में आप पाकिस्तान पे क्या देखते हैं? बिल्कुल बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखें, बड़ी पाकिस्तान, देखें इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है वो बिल्कुल दुरुस्त स्टैंड लिया। अगर आप अड्डे दे देते, यहाँ से ड्रोन हमले होते, तो उसका जवाब अमेरिका में जाके खुदकश हमले से तो नहीं मिलना था, उसका जवाब किसी और जगह नहीं मिलना था, उसका जवाब पाकिस्तान के अंदर खुदकश हमलों से मिलना था। पाकिस्तान की मसाजिद में धमाके होने थे, पाकिस्तान के मज़ारात को निशाना बनाया जाना था, पाकिस्तान के बाज़ारों को, बच्चों के स्कूलों को, इनको बनाया जाना था ना। तो हम क्यों किसी की जंग में जाएं? हाँ, अब ये ज़रूर है, अब हमें इस जंग में घसीटने की कोशिश की जाएगी। बहुत सी कुफ्तें ऐसी हैं जो पाकिस्तान को इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसलिए पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल ख़राब हो सकती है। जो आपको इशारा दे रहे हैं कि ये ताने बाने कहाँ से मिलते हैं, अब पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल ख़राब करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन बड़ा अच्छा स्टैंड है ज़ीशान, हमने किसी और की आग में अपने आप को नहीं चलाना। ये वज़ीर-ए-आज़म का बड़ा अच्छा स्टैंड है। हम अपनी सरहद जो है उसे महफूज करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, हम किसी की जंग नहीं लड़ेंगे। हाँ, अगर कोई पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है तो उसमें फिर हम बड़ा स्टैंड लेंगे। हमारी पूरी कौम जो है वो अपने वज़ीर-ए-आज़म के साथ सियासी इख्तिलाफ़ात के बावजूद खड़ी होगी, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान है। हाँ, ये ज़रूर है कि यासर 1 जुलाई कितने दिन बाद आने वाली है। 1 जुलाई के बाद खदशा है कि कुछ कुव्वतें पाकिस्तान के अंदर सियासियत में इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश करेंगे। या सर, अब जो लड़ाई होती है ना, जो गैर मुल्की कुव्वतें हैं वो कई तरीक़ों से करती हैं। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट कई और तरीके इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह FATF में क्या हमारा कोई कसूर था? हमें एक जानबूझ के वज़ीर-ए-आज़म के उस इक़दाम पर जो उन्होंने इस मुल्क के लिए स्टैंड लिया, उसकी वजह से हमारे साथ जो किया गया। अब क्या होगा? इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, दीगर कुव्वतें, पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम, पाकिस्तान के अंदर फ़िरकावारियत, पाकिस्तान के अंदर खुद का हमले, दहशतगर्दी, ऐसी वारदातें कराने की कोशिश करेंगे। मेरे पास जो इतला है, 1 जुलाई से 15 जुलाई तक पाकिस्तान का सियासी माहौल, पाकिस्तान के का दीगर माहौल जो है वो ख़राब हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि जो इकदाम और जो फैसले लिए गए हैं उसी पर ये मुल्क कौम कायम रहे। जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जो कौमें अपनी इज़्ज़त करती हैं फिर लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं। अगर हम तकलीद करेंगे, कॉपी करेंगे, तो फिर कोई हमारी इज़्ज़त नहीं करेगा। तो अगर हम खड़े हैं और पूरे ज़ोरे बाजू के साथ खड़े हैं तो फिर दूसरी कौमों को भी हमारी तकलीद करनी चाहिए। उसे इस बात का इदराक होना चाहिए कि खित्ते में बेहतरी लाने के लिए हमने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मुल्की सियासी सूरत हाल की। विफाकी बजट की कल मंजूरी है। कल जो इजलास है उसमें बात ये की जा रही है कि अपोजिशन लीडर भी मौजूद होंगे, बिलावल भुट्टो भी मौजूद होंगे। तकरीर कौन कौन करेगा? क्या जहांगीर खान तरीन का ग्रुप उस इजलास में मौजूद होगा? उनको कायल कर लिया गया। अफहाम तफहीम से मामला हल हो चुके हैं। राना साहब की तरफ रुजू करते हैं। राना साहब, आज का इशाया, जहांगीर खान तरीन ग्रुप के जो अफराद थे वो इशाये में मौजूद नहीं थे। वज़ीर-ए-आज़म नाला हैं, परवेज़ खटक साहब को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि कल तमाम लोगों की हाज़िरी को यकीनी बनाया जाए। कल के इजलास के हवाले से क्या प्रेडिक्शन है? या सर, बजट मंजूर होगा। बजट पेश होने से पहले, बजट पेश होने के बाद, मैं मुतअद्दिद बार कह चुका हूँ बजट मंजूर होगा।
सब मामला तय हो चुके हैं। यासर ये मैं आपको मुसद का इतला दे रहा हूँ। ये तय राना साहब वो तो हो जाएगा, कल क्या कोई हंगामा आराई तू तकरार वो होगा? सिर्फ वहाँ पे एक नूरा कुश्ती होगी, हंगामा आराई होगी, चीहो पुकार होगी, नारेबाजी होगी, बस ये होगा। चले मैं आपको एक और बड़ी खबर दे दूँ, कल रात को जब हम यहाँ बैठेंगे तो आप देख लीजिएगा, हुकूमत के स्कोर पूरे होंगे, अपोजिशन के स्कोर कम होंगे, अपोजिशन के मेंबरान की तादाद कम होगी। ये लिख लीजिएगा, अपोजिशन के मेंबरान की तादाद कम होगी। वो किस जमात से होंगे ये आपको कल नज़र आ जाएगा। पूरी एक प्लानिंग है। बिलावल भी तकरीर करेंगे, अगर बिलावल आए तो बिलावल भी तकरीर करेंगे, अगर शहबाज शरीफ साहब आए तो शहबाज शरीफ साहब भी तकरीर करेंगे। देखें, तारिक शफी साहब फोत हो गए, अल्लाह ने जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, बड़े अच्छे आदमी थे। हो सकता है कल शहबाज शरीफ साहब को उस तरह मसरूफ़ होना पड़ जाए। बिलावल साहब कश्मीर की कैंपेन पे, इलेक्शन कैंपेन पे बड़े मुतहरक हैं। हो सकता है वो आएँ उतने टाइम के लिए ना आएँ, हो सकता है शहबाज शरीफ साहब आएँ तो उतने टाइम के लिए ना आएँ। लेकिन होगा क्या, जो मामले तय हैं, मेरे पास जो इतला है, एक तो आपको बता दूं, जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो हुकूमत की मुखालफत में बजट के मामले पे नहीं जाएगा। सही। लेकिन बजट के बाद हो सकता है उनकी राहें जाएगी, वो भी मुखालिफ जाएंगे। हो सकता है उनकी राहें जुदा हो जाए। लेकिन इस बजट के हवाले से मामला तय हो चुके हैं, जहाँ पे तय हुए हैं। चले मैं आपको ये भी बता दूं, क्या आज इस्लामाबाद में 3 अहम मुलाकातें नहीं हुई? क्या तरीन साहब के लोगों को तरीन साहब ने हदायत नहीं की कि आपने हुकूमत की सपोर्ट करनी है? हदायत हो चुकी है। क्या मुस्लिम लीग नून की एक अहम शख्सियत जो है वो किसी जगह ये पैगाम लेके नहीं गई कि हम अपना सियासी शो ज़रूर लगाएंगे लेकिन इससे आगे नहीं जाएंगे? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके कुछ अहम रहनुमाओं को इल्म नहीं है कि क्या मामला तो नहीं है? बासानी बजट मंजूर हो जाएगा। सही। पीपल्स पार्टी ने भी सियासत करनी है, मुस्लिम लीग नून ने भी सियासत करनी है। ये अगर आप ये कहें कि वो वहाँ पे जाके बोलेंगे नहीं, शोर नहीं डालेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन जो तवक्को की जा रही है कि बड़ी हंगामा राई होगी, बड़ा कुछ होगा, ऐसा नहीं होगा। हंगामा राई होगी लेकिन उस हद तक नहीं जाएंगे जिस हद तक सियासी पेशन गोई हो रही है। मेरे पास इतला है कि मामला तय है, बासानी बजट मंजूर हो जाएगा। बासानी बजट मंजूर होने के बाद उसके बाद 1 से लेकर 15 तारीख तक सियासी हालात में कोई कशीदगी आ सकती है। सही। लेकिन मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इतने समझदार हैं कि वो बासानी इस कशीदगी से भी निकल जाएंगे। बासानी इस कशीदगी से भी निकल जाएंगे। मुहाम तफहीम से ही हल होता दिखाई देता है। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान साहिबा। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल पे बात करेंगे। कल क्या हंगामा आराई होगी या फामो तफहीम से ही बात चलेगी? हुकूमती मौक़िफ़ क्या है, उनकी प्लानिंग क्या है, तैयारी किस हद तक है, अपने अराकीन को किस हद तक मना लिया गया, उनके तहफ़्फ़ुज़ात किस हद तक दूर कर लिए गए? हमें ज्वाइन किया मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात बराए पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने। डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहबा, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इशाइये का अहतमाम किया, इशाइये में तमाम अराकीन पहुँचे, लेकिन कुछ सीनियर रहनुमा नहीं आए। कहा यह जा रहा है कि जहांगीर खान तरीन साहब के ग्रुप से उनका ताल्लुक है, वो नहीं पहुंचे। वज़ीर आज़म साहब ने क्या कोई नाराज़गी का इजहार भी किया है और कल उनको इजलास में शिरकत करने की दावत भी दी है? देखिए, आपको पता ही है कि यूजुअली जो मंडे का दिन होता है, जो पार्लियामेंटेरियन है अपने हल्कों में होते हैं संडे के दिन, और मंडे के दिन वो यूजुअली हाजिरी पार्लियामेंट के अंदर हो या के अंदर हो कम होती है। क्योंकि कल बजट एक ऐसा दिन है कि जिसके साथ आपके तमाम अरकान और सिर्फ हुकूमत ही नहीं, अपोजिशन की तनख्वाहें भी इसकी बजट के साथ जुड़ी। लिहाजा मैं नहीं समझती कि बजट के पास दिक्कत आयल होगी। हाँ, ये ईसाई के अंदर अगर तादाद में कहीं कमी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं किसी ने दानिस्ता शिरकत नहीं की। जहाँ वोटिंग की बात आएगी, पार्टी की ओवरऑल लीडरशिप की पीछे खड़े होके आवाज को तकलीफ देने की बात आएगी, तो पीटीआई के तमाम अराकीन जो है वो अपने
में खड़े होंगे, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की आवाज़ को लबैक कहेंगे और इस बजट को वास्ट मेजॉरिटी से मंजूर करवाएंगे। डॉक्टर साहब, आप जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ जितने उनके इतराज़ात थे या जितने उनको खदशात थे, क्या वो सब दूर हो गए? देखिए, ये एक प्रोसेस है, ये कंसर्न है, वहाँ पे इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी का टाइम फ्रेम है, उसके अंदर कुछ प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है, उसको फॉलो किया जा रहा है। और जहांगीर तरीन साहब भी इस बात के आगाह हैं कि इस तरह के जो जब इंक्वायरी मैटर आते हैं जहाँ पे आपको इन्वेस्टिगेशन या उसके साथ जुड़े रेलिवेंट डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, तो वहाँ ताख़ीर हो जाती है और एकदम से रिजल्ट नहीं आया करते, इसमें टाइम लगता है। लेकिन अल्टीमेटली ये सारा अमल जो है वो शफाफियत के आगे बढ़ रहा है और देखना है कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, किसी के साथ ज्यादती ना हो और किसी के साथ विक्टिमाइजेशन ना हो। डॉक्टर साहिबा, क्या आपको ये नहीं लगता कि ये जो ताख़ीर है इससे किसी और जमात को लिवरेज मिलेगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दावा करती है कि हम रिवाइवल करने जा रहे हैं पंजाब में और जो ज्यादा डेंट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ेगा। देखिए, रिवाइवल जो है पीपल्स पार्टी में इसका मतलब है मान लिया कि रिवाइवल इस चीज की होती है जो बिल्कुल नींद मुर्दा हो चुकी हो और जान भी निकल चुकी हो और आखिरी सांसों पे हो और उखड़ी हुई सांसें हों और कोई किसी तरह से भी उनके लिए वो सफोकेशन और घुटन जो है शिकार जमात जो है उसको और कोई सपोर्ट ना मिल रही हो, तो फिर वो रिवाइवल की बात करते हैं कि हमारी सांसें बहाल होना शुरू हो जाए। तो इसका मतलब है कि पहले उस सांसें उखड़ी हैं और उसके बाद वो तो इस बात का एतराफ़ करते हैं कि हाँ हमारा रिवाइवल ज़रूरी है। पंजाब में हमने दोस्तियां बढ़ाई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जिसकी वजह से हमें यह भुगतना पड़ा, लेकिन ये तो ना हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उन्हें सांसें मिलना शुरू हो जाए। लेकिन बेसिकली तो आपको पता है कि ये रवायती सियासत थी भुट्टो एंटी भुट्टो, नवाज शरीफ एंटी नवाज शरीफ। इसके अंदर जो है जब पीपल्स पार्टी में बगलगीर हुई नून लीग के साथ और पीएम रानी और उसको जो कारकुन था जिसने दोनों पार्टी जिसने मारे भाई जिसने जहाज के मार्शल्ला भुगते, तो जब पीपल्स पार्टी जाके उन जहाज की बात के बोर्ड में बाकी तो वो वर्कर जो था हुआ ज्यादा जो था डिस्टार्ट हुआ और उसने अपनी राहें अलहदा कर ली और वो राहें जो जुदा की उसने वो बगावत की पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ। तो पार्टी को आज भी अगर पंजाब में सर्वाइवल चाहिए, आगे बढ़ना है, तो एक ही रास्ता है कि नवाज शरीफ से और नून लीग से इसकी दूरी हो और वो नेचुरल जो पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स है, नवाज शरीफ को ललकारना और जियात को आड़े हाथ लेना, इसी से ज्यादा जो है वो मुतहरक हो सकता है। इसके अलावा कोई और जिधर सिंह पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में नहीं। डॉक्टर साहब, आप कौमी असम्बली पार्लियामेंट एक बड़ा मुकद्दस ईवान है, पहले उसमें दंगा मुश्ती हुई वो आपने भी देखा। अब पिछले दिनों मरियम औरंगज़ेब ने एक तकरीर की जिसमें उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि जो वज़ीर-ए-आज़म के पास एक ज़कूटा जिन है, इस तरह के लफ्ज़ अदा की है। तो क्या आप समझती हैं किसी पार्लियामेंटेरियन को ऐसे अल्फाज अदा करने चाहिए और पार्लियामेंट के फ्लोर पे ऐसे अल्फाज अदा करने चाहिए? देखिए, पार्लियामेंटेरियन में पार्लियामेंटेरियन जो होता है उसकी दादाना सोच होती है, वो वोट की ताकत पे यकीन रखता है और वो अवाम के हकूक का लंबरदार होता है और उसकी सारी जो जदोजहद होती है रूल ऑफ लॉ के लिए होती है। जो दरबारी और तमीज़ें होती हैं उनके लिए अपने शाही खानदान की खुशनुदी मेन जो है वो प्राइम एजेंडा होता है। तो शाही खानदान को खुश करने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकती हैं और जिले से धानी के इशारों पर नाचने वाले जो हैं वो आयन कानून और पार्लिमानी रवायात से किसी सूरत की आशना नहीं। तो लिहाजा उनसे आप गिला नहीं करें क्योंकि
और डॉक्टर साहब आवाज़ में मसाइल के सामने राब्ता दोबारा से बहाल करते हैं। राना साहब कि डॉक्टर साहब अभी ये बात कर रही हैं कि पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर आप किसी को किसी लफ्ज़ के साथ पुकारे और वो नाजेबा लफ्ज़ हो, और अब तो रिवाज ही आम हो चुका है। आप कोई भी असम्बली ले लें, वहाँ पे जिस तरह आज चारपाई असम्बली में ले आए सिंध असम्बली में कि जमहूरियत का जनाजा निकालने आए हैं, बलूचिस्तान असम्बली में तोड़ फोड़ देख लें, तो पंजाब की सूरत हाल कुछ हद तक मुख्तलिफ रही। असम्बलियों की ये सूरत हाल ये कब बेहतर होगी? उस वक्त बेहतर होगी जब अरकान असम्बली ये सोच कर आएंगे कि हमें अवाम ने वोट दिया है, हमें अवाम ने मुंतखब करके इसलिए भेजा है कि हम जाके पाकिस्तान की बात करें, अवामी हकूक़ की बात करें, पार्लियामेंट के अंदर वो काम करें जिसके लिए भेजा गया है। बिल्कुल डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि जब वहाँ पर बैठकर आप शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हो जाएं, जब आप अवाम की बात ना करें, जब आप पाकिस्तान की बात ना करें, बल्कि एक दूसरे पर फ़िक्रे कसें, एक दूसरे के खिलाफ ऐसी गुफ्तगू करें जो मजाक बन जाए, जो तारीख़ में एक मजाक की हैसियत इख्तियार कर जाए, और जब आपको ये नज़र आना शुरू हो जाए कि जनाब अब लोग कहना शुरू हो जाए कि छोड़ो यार इस पार्लियामेंट को, इसमें तो ऐसी गुफ्तगू हो रही है, तो फिर पार्लियामेंट का तहस्सुस जो है वो भी मजरू होता है और दीगर मामलों। लेकिन बदकिस्मती वही है कि हमारे यहाँ पे अक्सर लीडरान ऐसे हैं जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हैं। अगर वो शाह से ज़्यादा पाकिस्तान के वफादार हो तो पाकिस्तान बेहतर हो सकता है ना, वो पाकिस्तान के लिए सब कुछ करें तो बेहतर हो सकता है, वो अवाम की बात करें तो बेहतर हो सकता है। लेकिन आप अंदर गुफ्तगू, लेकिन आप ये देखें ना साहब, एक एंटरटेनमेंट अवाम को दी हुई है, थिएटर अगर फीका पड़ गया तो आप पार्लियामेंट का इजलास देख लें। तो यासर साहब इस तरह करें, अगले इलेक्शन में सारे फनकारों को पार्लियामेंट में भेज दें। क्यों आप करते हैं? ये तो एक बड़ी तौहीन है ना, अवाम के साथ मजाक है, अवाम के वोटों के साथ मजाक है, ये क्या है? ये बिल्कुल जोर डन का, मैं बिल्कुल से इत्फाक करता हूँ कि अगर अरकान असम्बली ये नहीं करेंगे, अपने शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी नहीं छोड़ेंगे, तो फिर ऐसा ही होगा। डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं, हमें अवाम को अब इस पर क्या रोल अदा करना चाहिए? सबसे पहले तो राना साहब अवाम को ये गुलामी के तौर को उतार के बाहर खाने चाहिए, और वो अवाम जो है जिन्होंने इस पाकिस्तान को बेहतर बनाने में ना सिर्फ फरावत दस्ते का किरदार अदा किया, बल्कि इस वक्त मुश्किल तरीन हालात का सबसे ज़्यादा खमियाजा जो है वो उन्हीं अवाम ने भुगता। अब जब 3 साल दिन रात की कोशिशों से इकॉनमी की रिवाइवल हुई है, प्राइम मिनिस्टर का जो कौम के साथ वादा था कि मैं अदारे दुरुस्त करूँगा और मईशत में बेहतरी लाऊंगा, तो उसमें कामयाब हुए हैं और उन्होंने एक मुस्तकबिल की बेहतर रोशन सुरक्षा मंजिल की तरफ पेशकदमी की है। तो वो अवाम जिन्होंने ये दुख उठाए हैं, परेशानियां झेली हैं और इसी माफिया के दिए हुए जख्म जो है वो चाहते हैं, तो उस अवाम के। डॉक्टर साहब ज़िमनी इलेक्शन का क्या बना रही हैं? ज़िमनी इलेक्शन बेहतर होगा, माफिया से लड़ रहे हैं और माफिया को इंशाल्लाह उसके घरों तक पहली दफा महदूद करने जा रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन बेहतर होगा, माफियाज के खिलाफ ओवरकम कर लिया जाएगा। उम्मीद ये करते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात का इनकाद भी बहुत जल्द मुमकिन हो सके। बहुत शुक्रिया फरदौस आशिक अवान साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। राना साहब, बात मैं जिस पैराए में कर रहा हूँ कि इस वक्त हमारी पार्लियामेंट जो है, वो पार्लियामेंट का फ्लोर जो है वो अवाम के हुकूक, नई कानून साजी, कानून पे बहस और उनकी मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए नहीं, बाकायदा तौर पे एक थिएटर है, ये तंजन है, बाकायदा एक थिएटर है। तो क्या ये थिएटर यूं ही चलता रहेगा या फिर इसके फनकार बदलेंगे, अदाकार वो आएंगे जो वाकई अवाम की फलाह व बहबूद के लिए सोचेंगे? जब तक अवाम फैसला नहीं करेगी, जब तक अवाम नहीं देखेगी कि मैंने जिस मुंतखब नुमाइंदे को भेजा ईवान के अंदर, वो ईवान में क्या बोल रहा है, वो ईवान के अंदर क्या किरदार अदा कर रहा है, उस वक्त तक तब्दीली नहीं आएगी। अगर हम इसी चीज़ पे रहे, ये कौम मेरे समेत हम इसी पे रहेंगे कि मेरे वालिद ने फ़लाँ को वोट दिया, मेरे दादा ने फ़लाँ को वोट दिया, अब मैं उसकी औलाद को वोट दूँगा, उसी पार्टी को वोट दूँगा। भाई हमारे पास इख्तियार है कि हमने वोट देना है, लेकिन हम क्यों नहीं सोचते कि हम उसको वोट दें जो वोट लेने का हकदार है, जो हमारी बात करे, सबसे पहले पाकिस्तान की बात करे, फिर हमारी बात करे, तो उसको दें। अब तो आवाम को फैसला करना होगा कि पार्लियामेंट के अंदर
जोकर पार्लियामेंट के अंदर एक पाकिस्तानी, इसका किरदार कौन अदा करे? मुझे पता है हमारी इस गुफ्तगू से बड़ी तकलीफ होगी, बहुत से लोग कहेंगे ये क्या बात कर रहे हैं, क्या करें? सियासतदान मौजूद हैं, अल्फाज का चुनाव भी बहुत बड़े कमाल सियासतदान मौजूद हैं पार्लियामेंट के अंदर, ऐसे ऐसे अच्छे लोग मौजूद हैं कि जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ अच्छा है अभी तक जो बची हुई है। लेकिन मुझे एक बात, मैं फिर वही कह रहा हूँ, कोई एक ऐसी गाली जो बाटी चौक से लेकर सदर बाजार कराची तक ना दी जाती हो, वो पार्लियामेंट में नहीं निकली? क्या पार्लियामेंट के अंदर दस्तों-गिरबान नहीं हुए? ये कोई साइकिल स्टैंड तो नहीं था, कोई रिक्शों वालों की लड़ाई तो नहीं थी, ये क्या था? पढ़े लिखे लोग थे जिनको जमातों ने चुनकर टिकट दिया, जिनको जमातों ने बेहतरीन शख्स समझ के टिकट दिया, फिर उन लोगों ने वादे किए हमसे, वोट लिए हमसे, वोट लेके पार्लियामेंट के अंदर गए तो वहां पे क्या किया? एक दूसरे को खिताबे मारे, कोई किसी को सगूटा जिन कह रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है। ये क्या बात हुई? और भाई ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की वजह से आपकी इज्जत है, पाकिस्तान की वजह से आप पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, इस पाकिस्तान की वजह से आप जो हैं इतने खुशहाल बैठे हैं। तो अगर वहाँ पर बैठ के आप पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात नहीं करेंगे, पाकिस्तानी अवाम की बात नहीं करेंगे और इसी तरह गाली गलोच, एक दूसरे पे तंज करना, एक दूसरे गलत नाम रखना, अगर यही करेंगे तो जब अगर अवाम ने इस दफ़ा भी इन्हीं लोगों को मुतहिम किया जो ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो यासर पे ये पार्लियामेंट का निज़ाम हमारा रोना बनता नहीं है, फिर आवाम का रोना भी नहीं बनता। आवाम को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। कब्रों शाहराहों की सियासत पे अगर आपने वोट देना है तो फिर इस तरह के ही आपको आपके नुमाइंदे मिलेंगे जो पार्लियामेंट के अंदर जाकर आप नुमाइंदगी नहीं करेंगे बल्कि अपने अखलाक की और अपनी तरबियत की नुमाइंदगी करते दिखाई देंगे। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, आने वाले दिनों में आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन भी हैं। इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कंपेन बहुत तेज़ी से जारी है। अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वैसी कंपेन लॉन्च नहीं की, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से देखने में आई। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो दावे हैं आज़ाद कश्मीर को लेकर, उसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सेनेटर बहरामंद तंगी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। तंगी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तंगी साहब, फवाद चौधरी साहब तो ये कहते हैं कि चंद सीटों पर आप आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन लड़ रहे हैं और ख्वाब आप देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब भी इस मुल्क में जनरल इलेक्शन हो या पाकिस्तान में ज़िमनी इलेक्शन हो, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं और उनका एक जमहूरी हक भी है। और आपको याद भी है कि पिछले ज़िमनी इलेक्शन से मुख्तलिफ जमातों ने बाइकाट भी किया था और फिर नतीजा सामने आ गया। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन लड़ा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कोने कोने पर तक अपना पैगाम पहुंचाया, पीपल्स पार्टी का पैगाम पहुंचाया और अपना इलेक्शन कैंपेन करके। लेकिन फिर आपने देखा कि पीपल्स पार्टी के रिजल्ट के साथ क्या किया। तो मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह जीत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। अच्छा जी, ये देखें, मुझे बताइएगा, क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में मुस्तकबिल करीब में कोई इत्तेहाद हो सकता है? दोबारा दूरियां ख़त्म होकर दोबारा आपस में करीब आ सकते हैं? अब तो शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून को लीड कर रहे हैं। देखिए, मेरी बात सुने। इस वक्त पीडीएम का जो बयानिया है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और अवामी नेशनल पार्टी के दूरियां हैं, मैं समझता हूं कि हमारी एक स्टैंड है और वो ये है कि जब तक मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और शाहिद खान अब्बासी ने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी की को ज़ीली तंजीम समझ करके उनको जो शोकाज नोटिस दिया था, अगर वो माजरत नहीं करते, अगर वो माफी नहीं मांगते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम ही बनेगा। अगर शहबाज शरीफ ये समझते हैं कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हैं और वो मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं, अगर वो दरमियान में आकर पार्लिमानी रिवायात को सामने रखकर और अपोजिशन जमातों को, जैसे मेरे लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर हैं, मेरे तमाम एमएनए उनके साथ खड़े होंगे, उनके पीछे होंगे, तो इसी तरह शहबाज शरीफ को भी चाहिए कि वो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन लीडर
सामने आके उसने जो दिलदारी की है, उसने जो पॉलिटिकल इंसल्ट की है, उस पे वो माफी मांग ले। मेरे ख्याल में दोबारा जो बड़ा गोल है उसके लिए पीडीएम एक प्लेटफॉर्म में मुत्तहिद हो सकती है। सही। तंगी साहब, आपने सबसे बड़ा जो मौजूदा हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाया, एक तो नाअहली का और दूसरा करप्शन का। करप्शन के हवाले से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स के हवाला जात आप देते रहे, आपकी जमात देती रही है। रावलपिंडी रिंग रोड करप्शन केस पे भी बड़ा वावेला मचाया गया। अब तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये कहती है कि मलीर एक्सप्रेस हाईवे जो है उसमें भी वो भी सेम किस्सा वही है, रावलपिंडी रिंग रोड वाला। उसमें भी रूट में तब्दीलियां की गई मंजूरी के बाद। उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या मौकिफ रखेगी? देखिए, जहां तक पीटीआई का जो स्कैंडल्स की बात है, तो पीटीआई का स्कैंडल रिंग रोड स्कैंडल नहीं है। मुझे आप एक मिनट दे दें। पीटीआई के स्कैंडल शुरू होता है बीआरटी स्कैंडल से, मलम जबा स्कैंडल से, और बिलियन सुनामी ट्री स्कैंडल से, गंदम स्कैंडल से, फिर आटा स्कैंडल, फिर चीनी स्कैंडल, फिर वैक्सीनेशन स्कैंडल, फिर मेडिसिन स्कैंडल, फिर मास्क स्कैंडल, फिर आरएलजी स्कैंडल, और फिर आकर मतलब कि फिर वो रिंग रोड के स्कैंडल पे अभी भी ये रुकता नहीं है ये स्कैंडल, बल्कि आगे बढ़ता जा रहे हैं। जहां तक मलीर के जो स्कैंडल की बात आप करें और करप्शन की बात करें, मैं समझता हूं कि इससे पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने इन इल्जामात में 12, 13, 14 साल जेल में गुजार के बाहर आए हैं। तगी साहब, ये कोई आप ये हुक्मरान जमात तो इल्जाम नहीं लगा रही, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो लगाया नहीं, या एमक्यूएम ने तो लगाया नहीं, या जीडीए ने तो लगाया नहीं। ये तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूं कि तब्दीलियां करने के बाद मनपसंद जो वहां पे हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनको नवाजा गया है, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा है। देखिए, मैं यही तो आपको कह रहा हूं कि अगर वो इल्जाम किसी ने लगाया है, या एमएनसिटी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक आप समझते हैं कि इसमें करप्शन हो चुका है, तो यहाँ पर आप जैसे भाई बैठे हैं, आप जैसे लोग बैठे हैं, हम हमेशा वेलकम करते हैं पोजीशन के रहनुमाई को, और हम वेलकम करते हैं आप जैसे दोस्तों को, मीडिया पर्सन्स को, इंटेलेक्चुअल को, कि वो पार्लिमानी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हमेशा ये जो पिलर्स हैं ये हुकूमत को सही रास्ता दिखाते हैं, और वहाँ जो गैप्स और डिफिशिएंसीज होती है उनको रिमूव करने के लिए हम वेलकम करते हैं। तो अगर मलीर मतलब कि मलीर के जो प्रोजेक्ट है, अगर उसमें कोई करप्शन सामने नजर आई है तो उसको स्पेसिफिक बताएं, ताकि पता चले कि वाकई करप्शन है या सिर्फ इल्जाम है। जहांगीर साहब, ये तो बताइए कि कल बजट इजलास है, बजट मंजूर होने के इम्कानात कहा जा रहा है कि कल बजट मंजूर हो सकता है, तो क्या कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तकरीर करेंगे? पीपल्स पार्टी की क्या हिकमत अमली होगी, और क्या आप इस बजट को बासानी मंजूर होने देंगे? देखिए, जहां तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पॉलिटिकल विजन का ताल्लुक है, तो आप 3 साल से देख लें कि इमरान को आज अगर पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में एक्सपोज किया है, तो वो मेरे लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वो स्टेटमेंट जिसमें पूरी तमाम जमातों ने इनकार किया था, बाइकाट किया था वोट लेने से, लेकिन मेरे चेयरमैन ने कहा कि नहीं, वोट हम लेंगे, इनको हम मौका देंगे, अगर लेजिस्लेशन आई तो हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन 3 सालों में इमरान नाकाम हुआ। अभी इस बजट को पास करने की जो बात आप कर रहे हैं, तो मेरे लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की अपना एक पॉलिटिकल विजन है। उसने अपनी स्पीच में जो कुछ कहा है, और मेरे जो मैंने जो स्पीच कहा था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बात बताता चलूं कि जब मेरी लीडर शहीद बीबी वज़ीर-ए-आज़म होती, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब जब अपोजिशन लीडर होते, तो अपोजिशन लीडर को वो स्टेटमेंट हमेशा देती थी कि आप साहब मुझे ये बता दें, मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि कल तकरीर करेंगे बिलावल साहब पीपल्स पार्टी की, कल क्या हिकमत अमली होगी सुबह? ये तो कल पे डिपेंड करता है कि मेरे चेयरमैन अगर पॉलिटिकल हो, इस्लामाबाद में हो, अगर वो पार्लियामान आएंगे तो जरूर स्पीच करेंगे। लेकिन कल क्या वो इस्लामाबाद नहीं है? नहीं, मैं इस वक्त तंगी में बैठा हूँ, मुझे पता नहीं कि वो इस वक्त कहाँ है। मैं तंगी में हूँ, तो इसी वजह से मुझे पता नहीं। लेकिन अगर वो पार्लियामान आएंगे तो जरूर स्पीच करेंगे, लेकिन ये कल पे डिपेंड करेंगे। लेकिन जहां तक आप पास करने की बात है,
तो यहाँ शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उनको चाहिए कि वो तमाम अपोजिशन जमातों को यकजा करके एक पिच पे खड़ा कर दे और सेशन से पहले मीटिंग करके एक ऐसी। लेकिन तंगी साहब, अब आप शहबाज शरीफ साहब के कंधों पे बंदूक रख रहे हैं, जिम्मेदारी रख रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब तो कहते थे कि हकीकी अपोजिशन तो हम है। नहीं, देखिए, अपोजिशन रोल प्ले करना और अपोजिशन लीडर बनना ये दो अलग चीजें हैं। अपोजिशन लीडर का रोल जो है वो शहबाज शरीफ साहब है, लेकिन पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर जो अपोजिशन रोल प्ले करते हैं, इस वक्त अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो उसूल मौक़िफ़, जो पॉलिटिकल विजन, जो पार्लियामान के अंदर, जो पार्लियामान के बाहर, वो पूरे पाकिस्तान के लोग एक्सेप्ट करते हैं, इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ और मौलाना मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी, कि उसके विजन से, उनके फैसले से तमाम मुल्क में। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर जो है वो असल अपोजिशन हमजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, तो क्या इसका मतलब है फिर मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये अपोजिशन नहीं कर रहे, ये कोई आपस में मिली भगत कर रहे हैं, ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं? आप क्या समझते हैं? अगर वो सियासत कर लेते तो वो फिर लॉन्ग मार्च से बाइकाट न करते। अगर वो सियासत कर लेते तो वो फिर ये न कहते कि हम इमरान को 5 साल देना चाहते हैं। अगर वो सियासत कर लेते तो वो जिमनी इलेक्शन से बाइकाट न करते। अगर वो अपोजिशन करते तो वो सेनेट के इलेक्शन से बाइकाट न करते। अगर वो सियासत करते तो वो 27 अक्टूबर 2020 को इंडिविजुअल कैपेसिटी में लॉकडाउन का फैसला नहीं करते। अच्छा तंगी साहब, एक आखिरी सवाल है। पीडीएम से आप अपनी राहें जुदा कर चुके हैं, एपीसी में आप लोगों ने जाना है। अब एपीसी में जो फैसले होंगे, इत्तलात ये हैं कि उन फैसलों की तौसीक जो है वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे होगी। तो जिन फैसलों की तौसीक पीडीएम करेगी, तो क्या वहां पे राय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देगी? कभी भी नहीं। पीडीएम के प्लेटफॉर्म, जब पार्लियामान के अंदर जो फैसले हैं वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से नहीं होंगे, वो वहां एक कमेटी होगी, पार्लियामानी कमेटी होगी और उसमें वो फैसले होंगे। और मैं समझता हूं, हमने तो बार बार कहा था कि जो बड़ा गोल है, जो सेलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर को हटाना है जमहूरी तरीके से, तो वो पीडीएम का प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसने तोपों का रुख पीपल्स पार्टी की तरफ किया। और यही बदकिस्मती है कि मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज की बचकाना सियासत ने पीडीएम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। और मेरे लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो सियासत है, आज भी उन लोगों ने इस्तीफा नहीं दिया, आज भी वो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। और यही मेरे लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का पॉलिटिकल विजन था। एपीसी में जो फैसले होंगे वही फैसले बरहक हैं, वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे जाने का कोई जवाज नहीं बनता और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम के फैसलों पर अपनी सियासत का इक्तफा नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया बहरमन तंगी साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।